देखो ये जो कॉम्प्रेंशन है ना, मतलब इसमें क्या बोला गया है, एक सिनेमा और ओनर डिसाइड्स टू अवार्ड ए फ्री टिकट to the first person whose date of birth matches with a person who has already bought the ticket on the same day. Who has already bought the ticket on the same day. ठीक है. Assume that the dates of birth are randomly distributed throughout the 365 days of a year and no one knows others' date of birth. If the nth person in the queue counted from the beginning has probability Pn of the winning the free ticket, then तो बताओ P1 तो जीरो होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है, सबको क्लियर हो गया, P1 जीरो होगा. फ्री टिकट उसको मिलेगी ऐसे पर्सन को हुज डेट ऑफ बर्थ मैचेस विद द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बॉट द टिकट ऑन द सेम डे. मतलब जैसे कि पहला पर्सन गया तो उसकी तो कोई किसी से मैच करने की कोई चांसेस ही नहीं है. लेकिन जो दूसरा पर्सन जाएगा, यदि मैं उसकी बात करूं, तो वहां पर क्या होगा कि भाई एनथ पर्सन विंस द टिकट. तो एनथ पर्सन कैसे विन करेगा टिकट को, उसके चांसेस कितने हैं बताओ. पहले वाला जो पर्सन आया उसको वो जो विनिंग है वो नहीं होनी, मतलब 364 अपॉन 365 समझ में आया क्या. ऐसे एक एक रिड्यूस होती जाएगी टोटल पॉसिबिलिटी उसको मैच करवाने की, डेट ऑफ बर्थ मैच करवाने की, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेट ऑफ बर्थ. टोटल 365 डेज में से भाई उसका मैच नहीं कर रहा है, उसका नहीं किया, इसका नहीं किया. 365 में से एक कम करते गए n-2 तक. और लास्ट वाला जो है nth पर्सन, सपोज आप एक काम करो उसके लिए, सेकंड के लिए ट्राई करो एक बार. चलो पी ऑफ टू बताओ क्या होगा. पी ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी. पी ऑफ वन जीरो आ गया, ये फर्स्ट पर्सन की टिकट वो तो होनी ही नहीं है. सेकंड पर्सन जीत जाए टिकट, मतलब क्या हुआ. सर जो पहले वाले का जिस दिन था बर्थडे उसका भी उसी दिन रहे, मतलब एक ही उसका और उसके पास. एक ही पॉसिबिलिटी है ना उसके साथ, सर 1/365. समझा ये बात. अब मैं P3 की बात करूं कि थर्ड वाला जीत जाए, तो थर्ड वाले भी जीत जाए तो सेकंड वाला नहीं जीते और फर्स्ट वाला भी नहीं जीते, ये कंडीशंस आएंगे उसमें. तो क्या कहानी होगी बताओ अब आप. तो थर्ड वाला जो जीत जाए, तो थर्ड वाले को जब जिताना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई भाई, उसकी किसी भी दो में से एक के साथ मैच कर जाए कहानी, है या नहीं, थर्ड वाले के लिए. यस सर, और फर्स्ट वाला की मैच ना करे तो उसके लिए फर्स्ट वाला वन तो बाई बनी सिक्स. है ना एक तरीके से प्रोबेबिलिटी, उसकी तो कोई भी क्या फर्क पड़ता है, कोई भी डेट. सेकंड वाला सर, सेकंड वाला. सेकंड वाले में क्या है कि उसकी उससे मैच नहीं करनी चाहिए इस वाले से, तो उसका 364 में से कोई भी एक हो जाए एक्सेप्ट दिस वन. समझ में आया क्या, उसकी डेट ऑफ बर्थ. और इसमें टू क्यों है, इन दोनों में से किसी के साथ मैच करते हैं. समझ में आई क्या कहानी, यस और नो में आंसर दो. यस तो इसी प्रकार से हम क्या करते जा रहे हैं, एनथ को जीतना है ना, तो क्यों क्या करेगा, एन वाले के लिए तो क्या हो जाएगा, पहले n-1 हो चुके हैं, तो n-1 में से कोई नहीं जीता, तो क्या करेगा n-1 में से किसी भी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच कर जाए, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी तो ये होगी. और पहले जो है n-1 उनको किसी को नहीं जीताना, तो वो देखो 1, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ इससे मैच ना करे, इसकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों से मैच ना करे, ऐसे चलते जाएंगे 362 अपॉन 365, इनकी पिछले वाले n-2 से मैच ना करे. समझ में आ गया क्या, पीएन का एक्सप्रेशन. डन. तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7. एट्थ में क्या बोला गया है कि भाई एन की वैल्यू बताइए जिसके लिए पी ऑफ एन क्या हो, मैक्सिमम हो. तो पी ऑफ एन को मैक्सिमम करना है. तो देखो यहाँ पर जो रेशियोज हैं, तो इसकी जो वैल्यू है उसमें क्या एनालिसिस होगा आपका कि भाई मैक्सिमम कब होगा. मैक्सिमम के लिए क्या कर सकते हैं भाई कि लेट्स से पी ऑफ एन को मैक्सिमाइज करना है, तो यदि आपको जनरल करना है
तो उसकी अगली वाली टर्म से ये ज्यादा हो और प्रीवियस टर्म से भी ज्यादा हो, पैटर्न वाइज। यस और नो? जैसे अपन ने बाइनोमियल के अंदर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म प्रूव करा था, तो भाई बीच में कोई ना कोई ऐसा टर्म आ जाए जो आगे बढ़ता जा रहा है हर वैल्यू के लिए, फिर आगे वाली टर्म से भी छोटा मतलब बड़ा है, छोटी होती जा रही है, पहले इंक्रीजिंग सीक्वेंस है फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो बीच वाला टर्म मैक्सिमम हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो n+1 से और n-1 से ज्यादा हो, तो इनको ऐसे कंपेयर करके अपन n में दो इनइक्वलिटी बना सकते हैं और वहां से n की वैल्यू सोल्व करके देखेंगे तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ जाएगी। इस टाइप से इनइक्वलिटी बनेगी, इंटीजर वैल्यू देखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ जाएगी एक वाले रिलेशन से, और दूसरे वाले रिलेशन से आ रही है आपकी वैल्यू n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20, तो वहां पर n इक्वल टू 20 पे ये मैक्सिमम अकर करेगा। दो इनइक्वलिटी। इसमें ये श्योर कैसे कर रहे हैं कि सर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो बीच में ही आएगा, एंड में क्यों नहीं आएगा इस तरह से? ये जनरलाइज कर दिया ना अपन ने कि Pn इज ग्रेटर देन, इसको सोल्व कर रहे हैं कि भाई ये कब तक ट्रू होता रहेगा, उसके लिए n की वैल्यू निकाल रहे हैं। सपोज n की वैल्यू 1 डालो तो देखो P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब एक भाई n लेस, देखो यहाँ पे सोल्व करने पे क्या आया, देखो अमिता, कि जब जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा तब तब ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, मतलब n इक्वल टू 20 पर क्या आया, P20 इज ग्रेटर देन P21, 21 पे क्या आया, P21 इज ग्रेटर देन P22, P23, मतलब ये जनरलाइज करोगे ना, 22 इज ग्रेटर देन P23, जब जब ऐसा है तब तब ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, मतलब आगे वाले सारे टर्म्स में P20 मैक्सिमम है। ठीक है, फिर दूसरी वाली इनइक्वलिटी देखी, वो क्या कह रही है, भाई ये होल्ड कर रहा है लेस देन इक्वल टू 20 के लिए, तो क्या आएगा, P20 इज ग्रेटर देन P19, P19 इज ग्रेटर देन P18। तो इस प्रकार मतलब ये जो टर्म्स हैं ये जनरल होती हैं, तो इनको कंपेयर करने से अपन ने प्रीवियस और फॉरवर्ड दोनों कंपेयर करनी। क्लियर? यस सर। चलो डन।